वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज जो कौन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट, अब लास्ट ईयर 7 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। दिस ईयर वी वुड एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 5 मार्क्स, लेकिन 4-5 नंबर में तो आ नहीं सकता सर। या तो 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा। तो एटलीस्ट हम भी एक्सपेक्ट करते सकते हैं कि इसमें से 3 नंबर का या 4 नंबर का सवाल आएगा, या तो 3 का आएगा या 4 का आएगा सर। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आपको पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा बहुत बहुत ये समझ लीजिए आप, बहुत लापरवाही करता है सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट है ये कि इसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। फ्री के मार्क्स मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी का पढ़ा हुआ है तो उसको अच्छे से पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में फ्री के नंबर हैं। बस लास्ट ईयर जो 2 सवाल आए बच्चों को समझ ही नहीं आया है कि उसमें से करना क्या है। एक आया था ऑफर और एंड ऑफर टू इन्विटेशन, जिसको हम लोग इन्विटेशन टू प्रपोजल भी कहते हैं। अब मैं सारे सवाल आपसे डिस्कस करूंगा। एक आया कि श्योरिटी इज द मोस्ट फेवर्ड क्रेडिटर, इस तरह का एक सवाल आया, उसका भी मैं आंसर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस बोथ दीज 2 आंसर्स। मैं अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट से आया हूँ, तो इस वजह से आप लोग सोच रहे होंगे सर आज क्या, मैं हाँ कोर्ट था, गया था, आज एक केस लगा हुआ था अपना। नाउ कम टू एंड बैक टू द लेक्चर। देखिए मैं जो सवाल हैं आने वाले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं सर। सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज तो यही है, लेट्स डिस्कस दोस क्वेश्चंस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक इजी सब्जेक्ट है। मैं इजी सब्जेक्ट को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सही तरीका पता है इसको लिखने का तो आप मार्क्स ले लेंगे। आपको अगर चीजें बहुत क्लियर है तो आप मार्क्स ले जाएंगे। अदरवाइज जितनी मेहनत बाकी सब्जेक्ट्स में लगती है, जितनी मेहनत बाकी सब्जेक्ट में लगती है, उससे कम मेहनत में ये सब्जेक्ट पकड़ाई में आ जाता है। जैसे इस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है प्रपोजल से, जिसको हम लोग हिंदी में प्रस्ताव भी कहते हैं, प्रतिस्थापना भी कहते हैं। प्रस्ताव कहते हैं, प्रतिस्थापना कहते हैं। जब मैं बात करता हूं प्रपोजल की, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रपोजल थिंग, प्रपोजल से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है सर, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स यहाँ से बनते हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत यहाँ से बनते हैं। और जब मैं जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल्स क्या क्या बनते हैं उनके लिए सवाल लिखिए। पहला सवाल लिखिए। पहला जो जनरल प्रिंसिपल बनता है, फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल बनता है इससे, वही क्या है सर? लिखिए, प्रपोजल मस्ट बी within the knowledge of other person. Proposal must be within the knowledge of other person. Proposal must be within the knowledge of other person. लिखिए, प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में होना आवश्यक है। प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में होना आवश्यक है। किसका नाम लिखिए? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त दिस इज 1913। इस केस में क्या होता है सर, अगर आपको इस केस के फैक्ट्स पता है तो उसमें उसका एक बच्चा जो गुम जाता है सर, 500 रुपए का इनाम रखता है। जो सर्वेंट ढूंढने जाते हैं उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई प्रपोजल एग्जिस्टेंस में है। प्रपोजल जो शब्द है सर, सबकी शुरुआत होती है यहाँ से, टू ए से। और प्रपोजल को अगर आप सिंपली डिफाइन करेंगे तो प्रपोजल क्या होता है सर, कि कोई भी पर्सन विलिंगनेस करता है या फिर सिग्निफाई करता है टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज द प्रपोजल थिंग। प्रपोजल के अंदर से ही सारी शुरुआत होती है। प्रपोजल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं, सारे इन्हीं प्रिंसिपल्स पर केस लॉज आए हैं। मतलब इन्हीं केस लॉज के थ्रू ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए हैं। जैसे प्रपोजल दूसरे व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है सर, प्रस्ताव दूसरे अन्य व्यक्ति के ज्ञान में होना बहुत आवश्यक है। सेकंड जो प्रिंसिपल यहाँ से बनता है, सेकंड प्रिंसिपल लिखिए, mere supply of information is not a proposal, केवल जानकारी प्राप्त होना ही प्रस्ताव नहीं है। केवल जानकारी प्राप्त होना ही प्रस्ताव नहीं है। किसका नाम है? हार्वी वर्सेस फेसी 1893। इसको हम लोग फेमसली बोलते हैं बम्पर होल पेन।
इस केस के फैक्ट्स क्या थे सर, सुनिएगा। जमैका में जमैका में एक बिल्डिंग थी, उसका नाम था बम्पर होल, उसका नाम था बम्पर होल पेन, मतलब एक होल था, उसका नाम था बम्पर होल पेन। एक जमीन थी, पहले इनकी डील होती है कि 1000 पाउंड में मैं आपको जमीन दे दूंगा, फिर दूसरा आदमी उस पर कोई रिप्लाई नहीं करता, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस पर प्रतिग्रहण नहीं देता, और उस अगर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन देता है, चलो ठीक है 950 में मैं दे दूंगा। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो तो आप इसको प्रपोजल नहीं कहते। आप सब सपोज कीजिए मैं दुकान पे जाके मैंने पूछा कि अरे भाई ये बैंगन या फिर ये आलू कितने रुपए का दिया, तो दिस इज नॉट ए एक्चुअल प्रपोजल। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रपोजल हो रहा है, भाई ये कितने रुपए का दिया। जब तक मैं एक्सेप्टेंस नहीं करूंगा इट वुड नॉट अमाउंट टू ए प्रपोजल। तीसरा लिखिए, सवाल आता है प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, सेक्शन 9। एक और बात, जो भी बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है और एक अच्छी तरह से ध्यान रख ले और बिल्कुल उतार ले इस बात को कि सर देखो, एक तो है जनरल प्रिंसिपल्स, सामान्य सिद्धांत 1 से 75, और है के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट विशेष संविदा, विशेष संविदा, ठीक है सर। एक है विशेष संविदा। आजकल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल उठ के आ रहे हैं, आजकल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, आजकल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी सवाल उठ के पूछे जा रहे हैं सर। तो प्लीज इस पार्ट को भी स्पेसिफिकली कीजिएगा। मैं बात करता हूँ ज्यादा जनरल प्रिंसिपल्स की, तो जनरल प्रिंसिपल्स के सवाल बहुत बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जनरल प्रिंसिपल से सवाल आया है, इस वजह से अब हमें सारे केसेस पढ़ने पड़ेंगे, जो केसेस हैं, ठीक है सर। तो प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, कैन बी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, इसमें सेक्शन 9 आएगा सर आपका, ठीक है। प्रस्ताव, प्रस्ताव साधारणतः विवक्षित हो सकता है, विवक्षित हो सकता है। अगला लिखिए, प्रपोजल शुड बी केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग लीगल रिलेशन, प्रपोजल शुड बी केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग लीगल रिलेशन। प्रस्ताव, प्रस्ताव, प्रस्ताव विधिक संबंध को स्थापित करने हेतु, प्रस्ताव विधिक संबंध को स्थापित करने हेतु, स्थापित करने हेतु योग्य होना चाहिए, विधिक संबंध को स्थापित करने हेतु योग्य होना चाहिए। किसका नाम है, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, दिस इज 1919। अगला लिखिए, अगला लिखिए, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन। सेक्शन 29 आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर अनसर्टेन है, अगर कोई भी एग्रीमेंट अनसर्टेन है, अगर अनसर्टेनिटी के ऊपर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया है तो वो अल्टीमेटली वॉइड बनेगा। सिंपल सी बात सर, अगर आप समझिए तो सर सबसे पहले प्रपोजल है, फिर एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, ठीक है सर। सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा हाइपर टेक्निकल चीजों में मत जाइएगा। प्रपोजल जो है, सबसे पहले हम लोग प्रपोजल को ही समझ रहे हैं कि प्रपोजल से क्या क्या सवाल यहाँ से बनते हैं, प्रपोजल से क्या क्या सवाल यहाँ से बनते हैं। अगला लिखिए, अगला सवाल लिखिए प्लीज। प्रपोजल वंस रिजेक्टेड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड इट कम्स टू एन एंड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड इट कम्स टू एन एंड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड इट कम्स टू एन एंड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड इट्स कम टू एन एंड। प्रस्तावना को नामंजूर किया जाना उसे समाप्त कर देता है, प्रस्तावना को नामंजूर किया जाना उसे समाप्त कर देता है। किसका नाम लिखिए, हेड वर्सेस रेंच। यहां से केसेस आएंगे सर, ठीक है ना सर, यहाँ तो स्पेसिफिकली केस पूछा हुआ था 1840 सुप्रीम कोर्ट, 1840 प्रीवी काउंसिल। इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा हेड वर्सेस रेंच में कि प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। अब दो तरह की चीजें होती है सर इसमें, एक होता है सर काउंटर प्रपोजल। एक और बात देखिए, प्रपोजल और ऑफर दोनों सेम चीज है। अगर आप यूके में बात करेंगे तो यूके में बोलते हैं अपने ऑफर, प्रपोजल बोलते हैं अपनी इंडिया में। इंडिया में वी यूजली कॉल इट प्रपोजल, हम इंडिया में प्रपोजल कहते हैं। और काउंटर प्रपोजल की अगर मैं बात करता हूं तो इसको बोलते हैं प्रति प्रस्ताव। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी अभी हम लोग देखेंगे। एक होता है क्रॉस प्रपोजल,
क्रॉस प्रपोजल, इसको हम लोग क्रॉस प्रस्ताव ही कहते हैं। काउंटर प्रपोजल में तो क्या होता है सर, काउंटर प्रपोजल में क्या होता है सर, काउंटर प्रपोजल में ऐसा होता है कि जैसे एक आदमी अपनी वॉच बेचना चाहता है टू बी, ठीक है सर, ये इसको बोलता है कि 1000 रुपए में मैं आपको ये घड़ी बेचूंगा, लेकिन तभी इसकी तरफ से एक और आ जाता है, नहीं 900 रुपए में दे रहा हो तो दो, फिर इसकी तरफ से फिर से आता है, नहीं 950। तो सर ये जो चल रहा है इनके बीच में ये काउंटर प्रपोजल है, मतलब प्रति प्रस्ताव है। हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 में कि देखिए अगर कोई भी चीज का मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को प्रतिग्रहण कर रहा हूं, तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए प्लस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये होना चाहिए। तो काउंटर प्रपोजल कोई प्रपोजल नहीं होते हैं, काउंटर प्रपोजल आर नॉट प्रपोजल, ये सिंपली सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। काउंटर प्रपोजल को हम एक्चुअल में प्रपोजल टर्म हम उसमें यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है सर। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे, और क्रॉस प्रपोजल क्या होता है सर, क्रॉस प्रपोजल क्या होता है, ये क्रॉस प्रपोजल बहुत ही रेयर चीज है सर, मतलब क्रॉस प्रपोजल इतना रेयर है कि ये देखने को भी नहीं मिलता है आपको, ठीक है। काउंटर प्रपोजल तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन क्रॉस प्रपोजल देखने को भी नहीं मिलता। इसकी 4 शर्तें होती है क्रॉस प्रपोजल की, क्रॉस प्रस्ताव की 4 शर्तें होती है। पहली शर्त जो होती है सर इसमें, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं सर, फिर मैं इसके 4 एलिमेंट लिख के बता दूंगा आपको। सपोज कीजिए 2 पार्टीज थी ए और बी, 2 पार्टीज थी ए और बी, ठीक है। इसके पास एक वॉच थी, क्या थी सर इसके पास, एक वॉच। अब ये जो वॉच थी सर, ये कहता है कि मैं, मान लीजिए ये घड़ी जो थी ये एक ही घड़ी है, तो ये इसको लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है कि मैं अपनी घड़ी आपको 5000 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है सर। उसी दिन सेम टाइम पर इसने जो लेटर लिखा ये इसके पास पहुंचता है सर 1/1/25 को, ठीक है सर। और बी भी एक लेटर लिखता है, बोलता है कि मैं आपकी घड़ी 5000 रुपए में खरीदने के लिए इच्छुक हूं, मतलब आई वॉन्ट टू बाई योर वॉच एट द रुपीज ऑफ 5000, मेरे को 5000 रुपए में आपकी घड़ी खरीदनी है। ये भी एक लेटर लिखता है सर, ये भी एक लेटर लिखता है। इसका लेटर भी सेम दिन ही पहुंचता है सर, ठीक है सर। तो क्रॉस प्रपोजल के लिए शर्त क्या होती है सर, सेम पार्टीज होनी चाहिए। हाँ सर, पार्टी सेम है, ए ने बी को लिखा और बी ने ए को लिखा है। दूसरा, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, विषय वस्तु सेम होनी चाहिए, पक्षकार समान होने चाहिए, उनके विषय वस्तु समान होने चाहिए, ठीक है सर। सेम टर्म्स होनी चाहिए, इनके मध्य जो अंतर वस्तु है वो भी समान होनी चाहिए सर। 5000 रुपए 5000 रुपए, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी क्या है सर, सेम होनी चाहिए। और जो प्रपोजल की टाइमिंग्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो सर ये बहुत रेयर होता है, क्रॉस प्रपोजल्स बहुत रेयर होते हैं। क्या क्रॉस प्रपोजल को हम एक्चुअल प्रपोजल कहते हैं, सवाल ये है, क्या क्रॉस प्रपोजल एक्चुअल प्रपोजल्स कहलाते हैं? नहीं सर, ये कभी एक्चुअल प्रपोजल नहीं कहलाते। जैसे ये कभी भी एक्चुअल प्रपोजल नहीं कहलाते, ठीक है ना सर, ये कभी भी प्रपोजल नहीं है, ये 2 इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स है, मतलब 5000 रुपए का इसका अलग प्रपोजल है, ये एक अलग प्रपोजल है। वैसे ही काउंटर प्रपोजल भी वही चीज होती है सर, काउंटर प्रपोजल भी वही चीज होती है। मैं इसका डिफरेंस दिखा देता हूं आप लोगों को। काउंटर प्रपोजल, क्रॉस प्रपोजल। काउंटर प्रपोजल क्या होता है सर, काउंटर प्रपोजल में टर्म्स डिफरेंट होती हैं। टर्म्स क्या होती है सर, डिफरेंट होती है। जैसे हमने इस एग्जांपल में समझा कि सर टर्म्स डिफरेंट है, 1000 रुपए की वो बेच रहा है, वो 900 लेके आ रहा है, फिर दूसरा पार्टी 950 लेके आ रहा है, तो मतलब द टर्म्स आर एंटायरली डिफरेंट इन दैट। दूसरा, टर्म्स आर डिफरेंट। दूसरा, यहां पर अगर आप देखो क्रॉस प्रपोजल में, तो टर्म्स है यहाँ पे सेम, अंतर वस्तु सेम है सर, उनके टर्म जो है वो सेम है। दूसरा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ओरिजिनल कम टू एन सेंड हो जाता है, जो ओरिजिनल प्रपोजल था
जो शुरुआत में प्रस्ताव दिया था वो खत्म हो जाता है यहाँ पर। लेकिन इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, ये दो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं। अगर आप इसका लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे तो इसका केस है टिन वर्सेस हॉफमैन। बहुत रेयर है सर, बहुत रेयर होता है ये, मतलब इट्स ए वेरी रेयर ओकेशन। ठीक है, क्रॉस प्रपोजल्स ऐसे नहीं हो जाते, दे आर एक्सट्रीमली रेयर। जैसे 1873 उसका केस तो ये हेड वर्सेस रेंच। अभी हमने केस का नाम लिखा रेंच, इसका केस है हेड वर्सेस रेंच 1840। ठीक है ना सर, ये भी प्रपोजल नहीं है और नहीं इसको हम प्रपोजल कहते हैं। ठीक है सर, क्योंकि आप ओरिजिनल प्रपोजल को हटा के खत्म कर रहे हो, और क्योंकि सेक्शन 7 ये कहता है कि एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। इसी को मुल्ला ने मिरर रूल कहा है, इसी को मुल्ला ने मिरर रूल कहा है। मिरर रूल, मुल्ला ने इसी को मिरर रूल कहा है। मिरर रूल क्या होता है सर, मिरर रूल ये मतलब ये होता है कि आप जितनी उसको, आप प्रपोजल में मान लीजिए आपने प्रपोजल में 3 शर्त रखी है, तो कांच को अगर सामने रख दें तो वो 3 ही शर्त दिखनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रपोजल के लिए। मुल्ला ने इसको मिरर रूल कहा है। ये इंटरव्यू में ये पूछा जाता है हर साल, राजस्थान के जो बच्चे इंटरव्यू तैयारी करते हैं उनको हम लोग बताते हैं। बट द थिंग इज, अभी आप लोग मेंस लिखिए, और सवाल आया आरजेएस में। सवाल क्या है आरजेएस में, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस पूछा सर आपसे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो ऑफर शब्द है ये यूके में यूज किया जाता है। ऑफर जो शब्द है वहाँ यूज करते हैं हम लोग, लेकिन चीज सेम ही होती है। प्रपोजल को हम ऑफर ही कहते हैं, प्रपोजल को हम ऑफर ही कहते हैं। ठीक है सर, वी कॉल इट। ठीक है सर, एक बात याद रखना, सवाल जब इस तरह के पूछे जाते हैं, सवाल जब इस तरह के पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को हमारे को रीजंस किस तरह से लिखने हैं और आंसर को किस तरह से लिखना है। एक बार मैं इसका मॉडल आंसर लिखवा देता हूँ। ठीक है ना सर, मैं एक बार इसका मॉडल आंसर लिखवा देता हूँ। फिर जो इसका केस है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का, वो जो केस है मैं केस भी लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है सर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला जो केस है मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ, क्वींस बेंच का जो जजमेंट है। ठीक है सर, लिखने स्टार्ट कीजिए। पहला अंतर मैं ऑफर में मतलब प्रस्ताव में और प्रस्ताव के लिए आवेदन में अंतर दिखा रहा हूँ। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है सर, जिनको नहीं पता, मैं बात करता हूँ इन्विटेशन टू ऑफर की या फिर प्रपोजल की। ये क्या चीज होती है सर, 2 मिनट को समझ लीजिए। सर ऐसा है, आप गए शॉपिंग करने। ठीक है सर, आप गए, सपोज कीजिए आप लोग डीमार्ट गए शॉपिंग करने। अब जब आप डीमार्ट पे गए तो आपको वहाँ पे कोई चीज पसंद आ गई। ठीक है सर, आपको चाय पत्ती पसंद आ गई, सपोज की ग्रोसरी लेने गए और वहां पर आपने 1 किलो चीनी उठा ली और 1 किलो चाय की पत्ती उठा ली। तो जब आप उस काउंटर पे जो चीज पड़ी रहती है वो इनविटेशन टू प्रपोजल है। मतलब वो है कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और प्रपोजल लेके जाइए। जब आपने वो चीज शेल्फ से उठा के, ये शेल्फ पे सामान पड़ा था, आपने शेल्फ पे सामान उठा के आप काउंटर पे लेके गए, तो इस पर काउंटर पे कोई भी चीज पड़ी है सर, तो ये इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ ले जाने के बाद में आप उसको कहेंगे कि भैया कितने रुपए का है, इसका बिल बना दो। तो आप उसको क्या दे रहे हो, दुकान वाले को आप उसको फॉर्मली प्रपोजल दे रहे हो और उसको दुकान वाला बैठ कर एक्सेप्ट करेगा, तब जाके आप वो चीज खरीद पाएंगे। बिल्कुल, इनविटेशन टू प्रपोजल जो होते हैं वो ये होते हैं। कभी कभी टफ एग्जांपल्स यहाँ से क्या आते हैं, टफ एग्जांपल्स यहाँ से आते हैं, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती है। जैसे आप सिक्का डालते हो और सिक्के के बाद में पानी की बोतल बाहर निकल जाती है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स होती हैं। ठीक है सर, तो वो जो चीज होती है उसमें प्रपोजल है। सिर्फ ऑटोमेटिक चीज जो भी होगी वो प्रपोजल है, अदरवाइज सब चीज क्या है, इन्विटेशन टू प्रपोजल है। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे की टिकट लेने गया, रेलवे स्टेशन के बाहर में टिकट मशीन लगी हुई थी, मैंने जाके उसमें 50 रुपए का नोट, या फिर आपने दिल्ली मेट्रो में बैठे हो तो वहाँ पे आप जैसे नोट इंसर्ट करते हैं, टिकट बाहर आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है सर, वो जो चीज है वो इन्विटेशन टू प्रपोजल नहीं है। अगर अगर कमांड है यस या नो का, यस या नो का कमांड है तो वो इन्विटेशन टू प्रपोजल है। लेकिन अगर यस और नो का कमांड नहीं है तो फिर वो सिंपल प्रपोजल है।
अब बात समझ में आ रही है? टफ एग्जांपल्स में तो वो एग्जांपल्स आते हैं, जैसे मान लीजिए ये दुकान वाला मना कर सकता है ना कि नहीं नहीं सर ये चीज जो है ये बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ काउंटर पे, मना कर सकता है। लेकिन अगर मशीन में पैसा है, एटीएम मशीन में अगर पैसा है तो पैसा देगा ही आपको। जिसके पास विकल्प नहीं है, द मशीन दैट डज नॉट हैव एनी चॉइस टू रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन, तो वो प्रपोजल है। बात समझ में आई? मतलब एटीएम मशीन जो बैठी ना मार्केट में, वो पैसा देने के लिए बैठी है आपको, वो प्रपोजल लेके बैठे हैं, आप जाएंगे कार्ड लगाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे पैसा। लेकिन अगर आप मैकेनिकली ये काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहे, तो वो इनविटेशन टू प्रपोजल है। अब टफ एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, टफ तो आते नहीं आप लोगों के। हाई कोर्ट इतना टफ तो कोई पूछने से बैठा, हाई कोर्ट तो इतना टफ पूछेगा नहीं सर। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेट डिटेल, मैं इतना आपको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता। बट द थिंग इज, अगर टफ एग्जांपल्स में आता है तो जो भी चीज ऑटोमेटिक है वो इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है सर? इंडिया में हम लोग कहते हैं प्रपोजल, यूके में कहते हैं ऑफर। लास्ट ईयर सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर? इसका आंसर सिंपल, आपको यही लिखना था, आपको यही लिखना था कि अब यहाँ पे इसका एक मॉडल आंसर लिखिए। मैं आपको इसका एक मॉडल आंसर लिखवाता हूँ। लास्ट ईयर जो एग्जाम में सवाल आया था उसका प्लीज एक मॉडल आंसर लिखिए। इसका एक मॉडल आंसर लिखिए प्लीज। प्लीज इसका मॉडल आंसर लिखेंगे, लिखिए प्लीज, थोड़ा सा तेज लिखना, मैं स्पीड से लिखाऊंगा, ठीक है ना सर? ऑफर में लिखिए, एज पर सेक्शन 2A, एज पर सेक्शन 2A of Indian Contract Act, of Indian Contract Act, of Indian Contract Act, a proposal is when a person signifies willingness to do or not to do something. A person signifies his willingness to do or not to do something. हिंदी में लिखिए प्लीज, हिंदी में लिखिए। धारा 2A भारतीय संविधान अधिनियम के अनुसार प्रस्ताव वह है जहां कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी संज्ञापित करता है ताकि वह कार्य करने की अनुमति अभिप्राप्त कर सके। इधर लिखिएगा, अभिप्राप्त कर सके, इधर लिखिएगा। इन इन्विटेशन टू ऑफर there is no willingness in invitation to offer, there is no willingness लिखिए। प्रस्ताव के लिए आवेदन में व्यक्ति की रजामंदी नहीं होती है, व्यक्ति की कोई रजामंदी नहीं होती है। ये केवल सूचना देने के लिए आवश्यक है। ये केवल सूचना देने के लिए आवश्यक है। रेट लिखी होती है ना सर लिस्ट में, जैसे आप डीमार्ट जाएंगे तो लिस्ट एक रेट स्लिप लिखी होगी, तो भाई वो सिर्फ सूचना दे रहा है आपको, भाई ये इतने रुपए का है। वो आपको बेचने के लिए नहीं है। मना भी कर सकते हैं काउंटर वाले आपको, काउंटर वाले क्या कर सकते हैं, आपको मना भी कर सकते हैं। वो चाहे तो मना भी कर दे कि नहीं बेच रहे। ठीक है सर? सेकंड पॉइंट लिखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। प्रपोजल इज द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट या ऑफर इज द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। देखिए, प्रस्ताव करार का एक भाग है, प्रस्ताव करार का एक भाग है। इधर लिखिए, इट इज नॉट एन पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये करार का भाग नहीं होते। इधर लिखिए थर्ड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन असेंट
द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन असेंट, द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन असेंट। इसका उद्देश्य सम्मति प्राप्त करने से है, इसका उद्देश्य सम्मति प्राप्त करने से है। इसमें लिखिए द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन प्रपोजल, द ऑब्जेक्ट इज टू ऑब्टेन प्रपोजल। इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करने से है, इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करने से है, इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करने से है। अगला पॉइंट लिखिए द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस lies on the person lies on the person lies on the person to whom it is made, lies on the person to whom it is made। प्रतिग्रहण के सबूत का भार, प्रतिग्रहण के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा, उस व्यक्ति पर होगा जिससे 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 जिसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था, 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 जिसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था। पॉइंट पॉइंट लिखिएगा इधर। द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस लाइज ऑन द पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस lies on the person who has made invitation to proposal, who has made invitation to proposal, who has made invitation to proposal। ठीक है सर, दिस इज द जनरल आंसर। इसका जो केस लो होगा, इसका जो केस लो होगा वो होगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल, कार्बोलिक स्मोक बोल 1893। ठीक है सर, इसमें था कंपनी ने ऐसा एडवर्टाइज किया था कि जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है सर, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और फिर भी उस लेडी ने उसको कंज्यूम किया और बाद में उसको इन्फ्लुएंजा भी हुआ। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो ऑफर था वो इन्विटेशन टू ऑफर था, एक सिंपल ऑफर नहीं था। हमारा ऑफर, हम इसको ऑफर नहीं मानते, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है सर, ये इन्विटेशन टू ऑफर था, इसको हम ऑफर नहीं मानते। मतलब ये कह रहे थे कि हम प्रपोजल नहीं है ये, हम तो बुला रहे थे कि हाँ प्रपोजल लेके आओ। ठीक है ना सर, उसके ऊपर था ये केस। ठीक है सर, यही केस उसमें भी आएगा जनरल प्रपोजल में। अगर मान लीजिए एक आता है आपके पास कि सामान्य प्रस्ताव क्या है, व्हाट इज जनरल प्रपोजल, तो उसमें भी आपको यही केस मेंशन करना है। ठीक है ना सर, क्योंकि जनरल प्रपोजल ही था, अब सब सामान्य प्रपोजल है, वह सबके लिए है। क्योंकि देखिए ये होता है पब्लिक एट लार्ज, क्या होता है ये पब्लिक एट लार्ज। ठीक है सर, एक होता है स्पेसिफिक प्रपोजल, ये सीमित व्यक्तियों के लिए होता है सर। सीमित व्यक्तियों के लिए होता है ये, इट इज फॉर सीमित व्यक्तियों के लिए होता है सर। ठीक है, ठीक है, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम से पूछा हुआ है सर। सवाल लिखिए, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर, acceptance is to an offer, acceptance is to an offer, what a lighted matches, what a lighted match, what a lighted match is to a train of a gunpowder, is to a train of a gunpowder, what a lighted match is to a train of a gunpowder। लिखिए, प्रतिग्रहण प्रस्ताव के लिए वैसा ही है, प्रतिग्रहण प्रस्ताव के लिए वैसा ही है, प्रतिग्रहण प्रस्ताव के लिए वैसा ही है जैसा जैसा बारूद के लिए जलती हुई दिया सलाई, जैसा बारूद के लिए जलती हुई दिया सलाई, जैसा बारूद के लिए जलती हुई दिया सलाई, जैसा बारूद के लिए जलती हुई दिया सलाई। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर आपने एक बार प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस दिया, उसका मतलब यह है दैट यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग। इसमें क्या लिखना होता है सर, ये सवाल जब आता है एग्जाम के अंदर, आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसमें लिखे क्या, इसमें लिखे क्या और किस तरह से सवाल को अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, इसमें लिखना क्या है, किस तरह से इसको फॉलो करना है। ठीक है सर, अब ये चीज समझने के लिए सेक्शन 7 का 2 क्लोज प्लस सेक्शन 37 आपको लिखना पड़ेगा सर।
37 ऐसा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब एक बार बन जाए तो इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू परफॉर्म इट, ये पक्षकारों की बाध्यता है कि उसको पूरा करना है, उसको निभाना है, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि हम बात करते हैं जब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, देखिए आप 7 का 2 पढ़िए, बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर व्हिच इज हैज टू बी एक्सेप्टेड। जैसा आपने एक्सेप्ट किया है वैसा ही आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, इन द मैनर यू हैव एक्सेप्टेड इट, वैसे ही आपको उसको परफॉर्म करना पड़ेगा और वैसे उसका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है सर, ये सवाल जब भी आएगा मेंशन 37 एंड 72, दैट वुड बी फॉर देन इनफ, ये 2 चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है सर, एक सवाल आता है स्टैंडिंग ऑफर का। स्टैंडिंग ऑफर का, स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है सर? चालू रहने वाला प्रस्ताव, चालू रहने वाला प्रस्ताव। किसका नाम है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडाला तथैया। मडाला तथैया। अब इस केस क्या होता है स्टैंडिंग ऑफर, पहले ये समझिए। स्टैंडिंग ऑफर सर ये चीज होती है, जैसे सपोज कीजिए मैं बार बार एग्रीमेंट नहीं करना चाहता, मैंने एक साथ ही 4 एग्रीमेंट कर दिए पार्टीज के साथ में। ठीक है, एक एग्रीमेंट अभी जनवरी में चल रहा है, एक अप्रैल में चल रहा है, एक जुलाई में स्टार्ट होगा और दूसरा एग्रीमेंट सितंबर में चालू होगा। तो जैसे ही जनवरी तक, मार्च तक समय खत्म होगा, अप्रैल वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर होता है जो लगातार चलता रहता है, अनलेस इसको कोई ब्रेक ना करे, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं सर। ठीक है सर, एक सवाल लिखे, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एन कंसिडरेशन, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एन कंसिडरेशन, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एन कंसिडरेशन, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू ए नॉट अमाउंट टू सॉरी ऐसे लिखिए, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू एन कम्युनिकेशन, साइलेंस इज नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन। शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना संसूचना के अंतर्गत नहीं आता है, शांत रहना संसूचना के अंतर्गत नहीं आता है, शांत रहना संसूचना के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है। इसका केस लिखिए प्लीज, फेल्टाउस वर्सेस बेंडले। फेल्टाउस वर्सेस बेंडले, डेट इज 1862। इसमें आपको लिखना है सेक्शन 3 लिखना है फेल्टाउस वर्सेस बेंडले के अंदर। सेक्शन 3 इस प्लीज इसमें मेंशन कीजिएगा, इसमें सेक्शन 3 मेंशन कीजिएगा। एक और आता है सर, साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड, शांत रहना कपट समझा जाएगा। या फिर आता है साइलेंस में नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अब इस तरह के सवाल जब आते हैं, मैं फ्रॉड में तो अभी गया नहीं, लेकिन मैं फ्रॉड में बता देता हूँ आपको सर ऐसा है कि साइलेंस 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 जो होता है सर, साइलेंस यूजुअली फ्रॉड नहीं होता, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता अगर व्यक्ति के पास में ड्यू डिलीजेंस से चीजें पता लगाने का ऑफर था। तो साइलेंस फ्रॉड कब होता है? जब वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो या फिर जहां पे ड्यूटी टू स्पीक हो, तो फिर फ्रॉड है। ठीक है, अभी 17 आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, आगे लिखिए, आगे लिखिए, हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा? प्रस्ताव का प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा? इसमें प्लीज सेक्शन 6 लिखिएगा, काइंडली मेंशन सेक्शन 6 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, इसके लिए सेक्शन 6 को मेंशन कीजिएगा सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। अब कंसिडरेशन से कितने सवाल बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सर। कंसिडरेशन से कितने सवाल बनते हैं? प्रतिफल 2D प्लस सेक्शन 25, 2D प्लस सेक्शन 25, 2D प्लस सेक्शन 25 प्रतिफल, 2D प्लस सेक्शन 25।
ठीक है सर। देखो कंसिडरेशन एक ऐसी चीज है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज फॉर समथिंग, और कंसिडरेशन का कोई फिक्स चीज नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी टर्म में ही हो, किसी और टर्म में भी हो सकती है। इसमें दो केसेस आते हैं सर, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रीविटी को कहते हैं सर गुप्तता। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन संविदा की गुप्तता। ठीक है सर, हम बात करते हैं गुप्तता की, ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रतिफल। दो चीजें हैं सर ये, ठीक है। कंसिडरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो केसेस आते हैं, डटन वर्सेस पूले। डटन वर्सेस पूले, डेट इज 1688। प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है सर कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ रही है वो ही सिर्फ और सिर्फ वही पैसा देगी और कोई पार्टी पैसा नहीं देगी। ये रूल जो है, ये रूल इंग्लैंड मानता है, ये रूल इंग्लैंड में तो माना जाता है, लेकिन इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, इंडिया में इसको फॉलो नहीं करते, इंडिया में नहीं अप्लाई होता। कौन सा रूल सर? प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। डटन वर्सेस पुले ने बोला देखो इंडिया में कोई भी पैसा देता है, 16 साल का बच्चा है वो कॉलेज जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसके पैसे उसके माँ बाप दे रहे हैं। तो इंडिया में तो पैसा कोई भी किसी का भी दे देता है सर। केस का नाम है डटन वर्सेस पुले, और इंडिया में जो रिकॉग्नाइज हुआ वो हुआ चेन्नैया वर्सेस रमैया से। चेन्नैया वर्सेस रमैया से, डेट इज 1882। इंडिया में इसका केस आया है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया में केवल पक्षकारी, इंडिया में केवल पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं सर, ठीक है ना। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब केवल पार्टीज ही क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये रूल इंग्लैंड में भी चलता है और इंडिया में भी इसको माना जाता है, ठीक है सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ही करेंगी और पार्टीज ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है ना सर। कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पार्टी के भी यहाँ पर नहीं किया जाएगा। केस का नाम है ट्विडल वर्सेस अटकिंसन। केस का नाम है सर ट्विडल वर्सेस अटकिंसन, 1861। और इंडिया में केस जो आया वो है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी, वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी 1915। सेल्फ्रिज एंड कंपनी 1915। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज कंपनी 1915, ठीक है सर। एक सवाल आता है, एक सवाल लिखिए, व्हाट आर एक्सेप्शंस टू प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है सर, ठीक है। संविदा की गुप्तता के क्या अपवाद है, इसका सवाल आता है। पहला लिखिए बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट, बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट न्यास के अंतर्गत हितकारी, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे मैरिज सेटलमेंट वैवाहिक समझौता, थर्ड लिखिए टोट ऑफ नेग्लिजेंस, उपेक्षा के अपकृत्य, चौथा लिखेंगे एजेंसी, पांचवा लिखेंगे असाइनमेंट समनुदेशिति, छठा लिखेंगे कोवेनेंट्स रनिंग थ्रू लैंड, भूमि से जुड़ी प्रसविधा, इसका केस है टल्क वर्सेस मॉक्स से, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, टल्क वर्सेस मॉक्स से आप लोगों ने टीपीए में पढ़ा हुआ है केस, ठीक है सर।
भूमि छुड़ी प्रसविधा। सातवां लिखिए, सातवां लिखिए स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस मतलब ऐसा है कि सर कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है। इसमें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन से हम वो लिख रहे हैं, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सेप्शन हम वो लिख रहे हैं। सातवां लिखिए स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, विधिक अपवाद, विधिक अपवाद, विधिक अपवाद। कौन कौन से एक्सेप्शन से स्टैट्यूटरी, अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 15 इसमें लिखना, 7वें पॉइंट में सेक्शन 15 एसआरए। अगला लिखिएगा सेक्शन 8 एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सारे क्या है सर, इसके एक्सेप्शन है, इसके सारे एक्सेप्शन है। ये एक केस लिखिए, एक मैक्सिम लिखिए, न्यूडम पैक्टम। हाँ, बच्चों का सवाल था कि सर एक एक वो iOS में क्या पढ़ना है, तो iOS में पढ़ना है उसका एक पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है ना सर। iOS में जो पढ़ना है उसका मैं एक पीडीएफ दे दूंगा। हाँ, क्लास में ऊपर आ जाइए, क्लास में ऊपर आ जाइए आप। उसका एक पीडीएफ है iOS का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, उसमें 15 पेज है, 15 पेज का पीडीएफ है। 15 पेज ही मतलब ऐसा नहीं कि मैं आगे पीछे 15 पेज की काउंट बात कर रहा हूँ, मतलब 7.5, अगर आप आगे पीछे प्रिंट लेंगे तो 7-7.5 पेज ही हैं। उसके बाहर कभी नहीं आता, न उसके बाहर कभी आएगा। लास्ट ईयर भी 2 मैक्सिम्स आई थी, वो उसी पीडीएफ में से आई थी। तो प्लीज वो एक 7-8 पन्नों का पीडीएफ है, उसको देख जाइएगा एंड डेट वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड वो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल होगा। ठीक है सर, उसको प्लीज टीम से मांग लीजिएगा मैसेज करके, और वो iOS का पीडीएफ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज उसी पीडीएफ के थ्रू जाइएगा। ठीक है, वो शायद इंग्लिश मीडियम में है, मैं उसको ट्रांसलेट करवा दूंगा हिंदी मीडियम में, लेकिन प्लीज सर उसको ही कीजिए, उसके बाहर नहीं आता। लास्ट टाइम भी सवाल यहाँ से आए हुए हैं, तो उसको प्लीज कीजिएगा। मैक्सिम लिखिए न्यूडम पैक्टम एक्सक्वा नॉन ऑडिटर एक्सीओ। देखिए, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन does not arise cause of action. Agreement without consideration does not arise cause of action. लिखिए, करार के बिना किए गए प्रतिफल, ऐसे लिखिए, प्रतिफल के बिना किए गए करार, प्रतिफल के बिना किए गए करार, करार से कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता, से कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता, से कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होता। एक सवाल लिखिए, वोट रेमेडीज अगेंस्ट माइनर, वोट रेमेडीज अगेंस्ट माइनर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, अगर आप भारतीय संविधा अधिनियम देखोगे तो देर इज नो रेमेडी अगेंस्ट माइनर। माइनर के विरुद्ध मतलब ऐसा है कि माइनर ने कोई ऑफेंस कर दिया या माइनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया आपसे, अपन खुद को मिस रिप्रेजेंट करके, कोई रेमेडी नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी के लिए जाना पड़ता है एसआरए में, सेक्शन 33(2)(b) में। ठीक है सर, अभी मैं बता देता हूँ आपको। केस की शुरुआत होती है सर मोरी बीबी धर्मोदास घोष से। मोरी बीबी वैसे धर्मोदास घोष 1903 का जजमेंट है सर। देखो सर, ऐसा था, मोरी बीबी के पहले एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइडेबल। मोरी बीबी के पहले एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइडेबल, मतलब मोरी बीबी के पहले शून्य करनी हुआ करती थी संविधाएं, लेकिन आफ्टर मोरी बीबी इट बिकम्स वॉइड। 1903 के बाद में ये वॉइड होने लग गई, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। इसकी शुरुआत होती है कि जब कोई रेमेडी थी नहीं माइनर के अगेंस्ट 1903 से, फिर केस आया था सर लेस्ली वर्सेस शेल। केस आया लेस्ली वर्सेस शेल, 1914 का जजमेंट है। इसने कोर्ट ने बोला कि भाई पैसा जो है माइनर को वापस देना पड़ेगा, पैसा जो है माइनर को वापस देना पड़ेगा। फिर केस आया सर खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह।
ये था 1928 का। इसमें प्रीवी काउंसिल ने बोला देखिए पैसा भी देना पड़ेगा प्लस प्रॉपर्टी भी देनी होगी अगर माइनर ने किया है तो। माइनर को हम वो नहीं कर रहे, माइनर को बोल रहे कि पैसा अगर है तो दे दे और जो प्रॉपर्टी खरीदी वो भी आप दे दीजिए। तो फिर उसके बाद में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है, 13th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, 13th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। इस 13वीं रिपोर्ट ने ये बोला कि मोरी बीबी के जो रिजल्ट के जो इफेक्ट है उसको खानगुल लाका सिंह ने अच्छे से कवर किया। इन्होंने रिकमेंड किया तो एसआरए में सेक्शन 33(2)(b यहाँ इन्होंने बनाया, एंड दिस इज द ओनली रेमेडी अगेंस्ट माइनर के विरुद्ध केवल यही अनुतोष है जो दिया गया है, अदरवाइज अवेस्क माइनर के अगेंस्ट कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, क्वेश्चन लिखिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। प्रत्येक संविदा करार है परंतु हर करार एक संविदा नहीं है। ये सवाल है और ये स्टेटमेंट किसने दिया था सर? ये स्टेटमेंट दिया था एंसन ने। ठीक है सर, वो जो मैंने दिया सलाई वाला लिखवाया आपको, मैंने आपको लिखा है सर गन पाउडर वाला, वो भी एंसन का स्टेटमेंट था और ये भी एंसन का स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट जब ये स्टेटमेंट के प्रूफ में आता है तो आपको क्या लिखना है सर? सबसे पहले लिखना पड़ेगा 2H। वो बोलता है एन एग्रीमेंट enforceable by law is contract. An agreement enforceable by law is contract. ठीक है सर, ये दिया हुआ है 2H के अंदर। कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो क्या है सर? संविदा है। जब मैं बात करता हूँ इन्फोर्सिबिलिटी की, जब मैं बात करता हूँ प्रवर्तनीयता की, तो इसमें सर चीजें आती है सेक्शन 10। इसमें आते हैं सेक्शन 10 के 5 एलिमेंट्स है। सेक्शन 10 के 5 एलिमेंट्स है सर। सबसे पहला है फ्री कंसेंट, मुक्त सम्मति, कॉम्पिटेंसी, तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसमें लिखना है आपको 26 से लेकर 30। फ्री कंसेंट की जब हम बात करते हैं, वी यूजली टॉक अबाउट सेक्शन 13, 14। मैं कॉम्पिटेंसी की बात करता हूं सेक्शन 11, 12 की। लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 23, 24। ये सवाल 6 नंबर में आ सकता है। दिस क्वेश्चन माइट हैव कम इन 6 मार्क्स। इसमें आपको सब कुछ लिखना होगा, सब कुछ। ठीक है सर, फ्री कंसेंट में 13, 14, उसके बाद जो 100 and so forth चीजें होती है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। देयर इज वन थिंग अंडर सेक्शन 11, हम बोलते हैं वहां पर सेक्शन 11 देखिए एक बार, काइंडली लुक एट सेक्शन 11। सेक्शन 11 निकालिए प्लीज। सेक्शन 11 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर 3 चीजें हैं, मेजोरिटी, अनसाउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एक शब्द है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जो पर्सन है उसको लॉ ने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो। जैसे सेक्शन 136 ऑफ इंडियन, तो 136 ऑफ टीपीए, अगर आपने टीपीए का 36 पढ़ा है तो वहां पर अनुयोज्य दावे हैं, एक्शनेबल क्लेम है। वहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी जज या फिर कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर he cannot participate in actionable claim cases। दूसरा हम पढ़ते हैं सेक्शन 75 ऑफ पेटेंट्स एक्ट। कोई भी ऑफिसर ऑफ पेटेंट ऑफिस का कोई भी ऑफिसर he cannot participate in patent claims। हम पढ़ते हैं सेक्शन 75 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1928।
हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में पढ़ते हैं तो वहां पर भी 1927 सॉरी, वहां पे भी हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट का ऑफिसर उसके टिम्बर में या फिर उसके बेचने में, लकड़ी के बेचने में शामिल नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। These are the some examples of disqualified by law. If you are disqualified by law, you cannot participate. बात समझ में आई आप लोगों को? तो हम देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितना कम पूछा जाए उतना ही ठीक रहता है, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बहुत डीप है, मतलब आप ये सोच नहीं सकते ये इतना डीप में गया हुआ है ना सब्जेक्ट, लेकिन ये आसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है और क्रिस्प पकड़ है कॉन्ट्रैक्ट की। जिनकी कॉन्ट्रैक्ट की क्रिस्प पकड़ है उनके लिए बहुत ईजी है इस पे मार्क्स बटोर के आना। मैं इसीलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि सर इट इज़ ए वेरी सिंपल एक्ट, जितने सवाल बता रहा हूँ वो सवाल कीजिए, उसके अलावा बाहर मत कूदिएगा, नहीं पूछेगा, तुम जाओगे अननेसेसरी लोगे अपने, अब आप परेशान हो गए। ठीक है सर, प्लीज डोंट डू दिस, आपको जितना बोला है उतना कर लीजिएगा, है ना, इजीली निकल जाएगा। ठीक है सर, ये जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ फ्री कंसेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 14 इंपॉर्टेंट है। जब बात करते हैं हम लोग, डिफरेंस बता दिया अभी, डिफरेंस बता दिया ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में। हमारे इंडिया में कहते हैं प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू प्रपोजल कहते हैं, ठीक है, हमारे कहते हैं प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आवेदन। जो यूजुअली जो टर्म्स यूज होते हैं, इसके लिए कार्डिल वाला केस भी अभी लिखा हुआ है, आप लोग आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है सर, अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। शून्यकर्णी संविदा के क्या परिणाम होंगे, शून्यकर्णी संविदा के क्या परिणाम होंगे, इसमें लिखना सेक्शन 64 64। ठीक है सर, एक और शब्द याद रखिएगा, देखिए वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है, शून्य करार होता है, सही शब्द है। एक और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है सर, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बिल्कुल गलत शब्द है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना, सही शब्द होता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। एक अगर देखो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? एग्रीमेंट तो वॉइड हो सकता है क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया, कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाते हैं, मतलब वो संविधाएं जो शून्य हो जाती है उनका क्या प्रभाव होगा, वे संविधाएं जो शून्य हो गई, सच कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स वॉइड, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन विच यू हैव टू मेंशन सेक्शन 65 से मेंशन करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखिएगा, हिंदी में लिखिए, संविदा कल्प या अर्थ संविदा से क्या तात्पर्य है, संविदा कल्प या अर्थ संविदा से क्या तात्पर्य है। ठीक है सर, लिखिएगा 68 to 72, 68 से 72। ठीक है सर, अगला लिखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा अग्रिम भंग के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, संविदा अग्रिम भंग के सिद्धांत से क्या तात्पर्य, कौन सेक्शन है, संविदा अग्रिम भंग के सिद्धांत से क्या तात्पर्य। ये दिक्कत है, देखिए लॉ में यही दिक्कत है कि जहाँ फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हो ना, हम वहां नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टफ में मेहनत करने में, क्योंकि ये हलवे नंबर है, कुछ नहीं आता इनमें। जितना आपको बोला है, जितना कह रहा हूँ उतना कर लो भैया, अनुभव से बता रहा हूँ, जितना इसमें लिखा है उतना पढ़ो, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लिखिए इसमें संविदा भंग का अग्रिम सिद्धांत, उसमें लिखिए सेक्शन 39। ठीक है सर, 39 में कीजिएगा। अगला लिखिए, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के निराशय से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के निराशय से क्या तात्पर्य है। इसमें पूरा 56 लिखने मत बैठ जाना, इसमें सिर्फ लिखना सेक्शन 56 का पैरा 2, दूसरा पैराग्राफ जो है इसमें वही आएगा और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट में आपको लिखवा देता हूँ, इसका लैंडमार्क जजमेंट है टेलर वर्सेस कैडवेल। टेलर वर्सेस कैडवेल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टेलर वर्सेस कैडवेल, इट इज 1863, दैट इज 1863। ठीक है, अब इसमें दो मैक्सिम है, मैक्सिम लिख लीजिए, इसकी दो मैक्सिम्स हैं।
देखिए फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो मैक्सिम है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, एनवायरमेंटल इम्पॉसिबिलिटी होती है, नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी होती है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का सवाल आया है, ठीक है सर, कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया है उस पर निर्भर करता है सब कुछ। अब 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है तो उतना भी कंटेंट होता है इसके अंदर लिखने के लिए कि प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी है या फिर नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी है या ह्यूमन इम्पॉसिबिलिटी है, कौन सी इम्पॉसिबिलिटी है वो भी आप इसमें मेंशन करते हो, किसका नाम लिखें इसमें लिखिए। देखिए what is impossible, what is impossible does not create obligation, what is impossible does not create obligation, जो भी असंभव है, जो भी असंभव है उसके द्वारा बाध्यता उत्पन्न नहीं की जाती है, उसके द्वारा बाध्यता उत्पन्न, जो भी असंभव है उसके द्वारा बाध्यता उत्पन्न नहीं की जाती। what is impossible does not create obligation, what is impossible does not create obligation, obligation। एक और मैक्सिम लगती है इसमें, लेक्स नॉन कैगेट, लेक्स नन कॉगेट एन इम्पॉसिबलिया। इसमें लिखिए लेक्स नॉन कॉगेट एन इम्पॉसिबलिया में लिखिए प्लीज। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। विधि, विधि, विधि असंभव को मान्यता नहीं देती, विधि असंभव को मान्यता नहीं देती, विधि असंभव को मान्यता नहीं देती। आगे लिखिए सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन, एंड अल्टरेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन एंड अल्टरेशन। संविदा के नए नवीन कोमा विखंडन, संविदा के नवीन कोमा विखंडन और परिवर्तन का क्या प्रभाव है, और परिवर्तन का क्या प्रभाव है, और परिवर्तन का क्या प्रभाव है, ठीक है। इसमें लिखिए सेक्शन 62, इसमें लिखिए सेक्शन 62, क्योंकि ये देखिए ये सवाल कुछ ऐसा है ना कि इसको 6 नंबर में पूछा जा सकता है, अलग अलग तोड़ के पूछ सकता है कि नोवेशन 2 नंबर समझाओ, इसको दोनों ऐसे करके पूछ सकता है, या एक एक नंबर में भी दोनों को पूछ सकता है, एक एक नंबर में तीनों को पूछ सकता है, या 3 नंबर का सवाल है सर तो एक एक नंबर में तीनों पूछ लिए कि नोवेशन समझाओ, नो समझाओ, रेसेशन समझाओ और अल्टरेशन समझाओ कि क्या इनका क्या प्रभाव होता है, ठीक है सर। 62 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है सर, पूछे जाने की संभावना है, प्लीज ऐसे से कीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। लिखिए व्हाट इज थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, व्हाट इज थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन लिखिए। करार व संतुष्टि, संतुष्टि के सिद्धांत से क्या तात्पर्य, करार व संतुष्टि के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, इसमें लिखना 62 63, 62 63। इसको हम लोग पिनल्स रूल्स भी कहते हैं, और पेनी वर्सेस कॉल इसका केस है, पेनी वर्सेस कॉल, दिस इज 1602। मतलब जितना मिला उतने को एक्सेप्ट करके, ठीक है, ठीक है ना सर। अलग अलग रूल्स है इसके बहुत सारे, जैसे 60 का रूल अलग है, 61 का रूल अलग है, 62 का रूल अलग है। तो इसमें ऐसा होता है कि सर जितना मिल रहा है मुझे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। एक तो सर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, अब मेरे को कुछ मिल रहा है तो मैं उसको लेके, जैसे मेरे 5,000 कहीं बाकी है तो 2,000 रुपए में उसको देके वो कहेगा ठीक है भाई चलो छोड़ो, तो फिर वो होता है अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, करार व संतुष्टि का नियम, ठीक है सर। अगला देखिए, व्हाट इज क्लेटन्स रूल्स, व्हाट इज क्लेटन्स रूल्स, क्लेटन्स रूल्स, व्हाट इज क्लेटन्स रूल्स। व्हाट इज क्लेटन्स रूल्स, क्लेटन का नियम क्या है, क्लेटन का नियम क्या है, इसमें लिखना है सेक्शन 59। देखो सर जब भी कभी किसी के ऊपर पैसा बाकी होता है, ठीक है सर, पैसा बाकी होता है तो ये श्योरिटी तय करेगा कि पैसा पैसा किसका दिया, या फिर डेटर तय करेगा कि पैसा किसका दे रहा हूं मैं, या तो डेटर खुद बताए। जैसे मान लीजिए एक आदमी के बहुत सारे ऋण है,
ठीक है, ए और बी से बहुत सारे इसके ऊपर अलग अलग डेप्ट है। एक 2000 रुपए का है, एक 3000 रुपए का है, एक 4000 रुपए का है। ठीक है, ये है क्रेडिटर और ये है डेटर। ठीक है सर, ये है लेनदार, ये है देनदार। ये पैसा देते हो उसको कहेगा कि देखो सर इतना रुपया मेरे इस फलाना लोन का दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैं इतना रुपया इस वाले लोन का दे रहा हूं। तो ये डेटर की जिम्मेदारी है, इसको कहते हैं क्लेटन रूल। ठीक है, तो 59 में तो क्लेटन रूल होता है। 60 के अंदर अगर इसने नहीं बताया तो फिर क्रेडिटर बताएगा किसका देने का है, अगर दोनों ने नहीं बताया तो फिर कोड बताएगा। ठीक है सर, वो होता है 61 के अंदर। तो 59 है इसका आंसर, 59 लिखिएगा। अगला लिखिए वेजरिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या कहते हो उसको, पद्दम, क्या कहते हो आप वेजरिंग को, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पद्दम, वेजरिंग को कहते हो, वेजरिंग को पद्दम लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो वेजरिंग एग्रीमेंट, इसमें केस लिखेगा घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है सर। महादेव दास, सुप्रीम कोर्ट, दिस इज 1959। अगला लिखिएगा प्लीज, अगला लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक रिस्ट्रेंट इन मैरिज की बात करता हूं मैं, ये भी वॉइड होता है सर। रिस्ट्रेंट इन मैरिज भी क्या होता है, वॉइड होता है। जैसे हमने पढ़ा है 26 में, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, विवाह के अवरोधक करार शून्य होते हैं। एक सवाल आया 2019 के आरजेएस में, एक सवाल आया 2019 के आरजेएस में कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम ले सकते हैं क्या संविदा के विनिर्देश पालन के क्या हम संविदा का विनिर्देश पालन करा सकते हैं जहां पर विवाह करने के लिए करार किया गया हो, कर सकते हैं क्या हम, बताओ। सवाल ये आया। अभी सवाल जो है ना, ये सवाल जो है, ये सवाल है एसआरए का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से भी जुड़ा हुआ है। देखिए हम जब सेक्शन 26 पढ़ते हैं तो उसमें हर तरह का रिस्ट्रिक्शन वर्ड है, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे वो फुल्ली रिस्ट्रिक्शन हो, चाहे वो आंशिक हो, चाहे वो पूर्ण प्रतिबंध हो। हर तरह के प्रतिबंध क्या है, शून्य है सेक्शन 26 के अंदर। लेकिन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में जैसे 27 में हम जाते हैं तो पार्शियल अलाउ है, रिस्ट्रिक्ट पार्शियली आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, फुल्ली नहीं कर सकते। वैसे ही सर मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जब इस तरह का सवाल आता है तो इसमें आप वो चीज देखिएगा, देयर इज अ सेक्शन 14 बिफोर 2018 अमेंडमेंट, एक शब्द यूज होता था वहां पे, वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। क्या यूज होता था, वोल्यूशन ऑफ पार्टीज। इसका मतलब होता था पक्षकार की इच्छा, पक्षकार की इच्छा, जो अब नहीं है शब्द, वो शब्द अब हटा दिया गया है, वो शब्द अब हटा दिया गया है, क्योंकि वोल्यूशन ऑफ पार्टीज तो अब रहा नहीं 18 अमेंडमेंट के बाद में। सेक्शन 14 में तो 4 ही ग्राउंड बचे, अब ये ग्राउंड है नहीं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मेरी के लिए। ठीक है ना सर, आप मेरी करने के लिए, मतलब शादी करने के लिए एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन केस लॉज कहते हैं कि अगर आपने किसी से एग्रीमेंट टू मैरी किया था और वो आप बाद में ब्रीच करते हो तो आपको डैमेजेस पे करने होंगे, आपको डैमेजेस पे करने होंगे। कहने का मतलब क्या है सर, कि सर अगर आपने किसी से एग्रीमेंट टू मैरी किया है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, यू विल गेट द डैमेजेस। ठीक है सर, केस का नाम लिखिए एस वलारमती, देयर इज एस मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट।
मद्रास हाई कोर्ट, लिखिए इसमें देयर कैन बी सूट फॉर डैमेजेस, देयर कैन बी सूट फॉर डैमेजेस, देयर कैन बी सूट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा भंग के लिए, संविदा भंग के लिए, संविदा भंग के लिए हानि या नुकसान हेतु प्रतिकर किया जा सकता है, संविदा भंग के लिए हानि या नुकसान हेतु प्रतिकर किया जा सकता है। अगला केस लिखिए सेक्शन 73, सेक्शन 73 जो इंपोर्टेंट है सर वो है हेडली वर्सेस बैक्सेंडल। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, हेडली वर्सेस बैक्सेंडल दैट इज 1854। इसी केस पर सेक्शन 73 अपना आधारित है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसी पे बैठा है, बेस्ड है। इसमें सर दो है, अगर स्पेशल कंडीशन है, अगर विशेष परिस्थितियां थी तो स्पेशल डैमेजेस, तो विशेष हानि दी जाएगी, स्पेशल डैमेजेस दिए जाएंगे। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, अगर सामान्य परिस्थिति थी तो सिंपल डैमेजेस, सिंपल डैमेजेस आप अवॉर्ड करोगे। हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, ठीक है सर। अब हम एंटर करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, अब हम एंटर करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहला सवाल है इंडेमनिटी, पहला सवाल है सर इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति 124 और 125। अगला सवाल आता है सर गारंटी, अगला सवाल लिखिए गारंटी, प्रत्याभूति। अगला सवाल आता है प्रत्याभूति, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके लिखिए 126 में, उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग गारंटी, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूइंग गारंटी, चलत प्रत्याभूति क्या होती है, चलत प्रत्याभूति क्या होती है, ये एक सवाल ही आता है। जहां पे भी कंटिन्यूइंग गारंटी हम लोग लिख रहे हैं, व्हेनेवर वी आर राइटिंग कंटिन्यूइंग गारंटी, तो उसमें आपको 129 भी लिखना है, साथ में 130 भी लिखना है और 131 भी लिखना है, क्योंकि रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी भी आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगला सवाल लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय श्योरिटीज लायबिलिटी, प्रतिभू के दायित्व से क्या तात्पर्य है, प्रतिभू के दायित्व से क्या तात्पर्य है, प्रतिभू के दायित्व से क्या तात्पर्य है, प्रतिभू के दायित्व से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 128, क्या लेना पड़ेगा 128। लास्ट ईयर एक सवाल आया श्योरिटी इज लाइक ए फेवर्ड क्रेडिटर, श्योरिटी इज लाइक ए फेवर्ड क्रेडिटर। अब बच्चों को समझ ही नहीं आया सर लिखें क्या है इसमें, बच्चों को क्या समझ नहीं आया सर लिखने का क्या है इसमें, क्या लिखें, ऐसे फंसे हमारे बेचारे बच्चे। सर इसमें क्या लिखना था, देखो ऐसा है कि 3 का रोल होता है, तीन लोग हैं सर, 3 कलाकार हैं, क्रेडिटर श्योरिटी। अब देखो ऐसा कह रहा था कि देखो श्योरिटी जो है ना, श्योरिटी जो होता है वो बहुत फेवर्ड क्रेडिटर होता है, मतलब वो क्रेडिटर को हमेशा फेवर पहुंचाएगा, वो कभी नुकसान नहीं होने देगा। कहने मतलब क्या पता है क्या है, वो कह रहा था कि सर श्योरिटी जो है वो हमेशा क्रेडिटर का फायदा पहुंचाएगा, वो कभी नुकसान नहीं होने देगा। रीजन इज, रीजन क्या क्या है उसके, देखो सर डायरेक्ट में अगर मार्क कीजिएगा, ठीक है सर, इसका आंसर को डायरेक्ट मार्क कीजिएगा। आपको 4 ग्राउंड्स दिखाता हूँ कि वाई वी आर टेलिंग हिम द, वाई वी आर टेलिंग द इज द मोस्ट फेवर क्रिएटर। क्यों मैं कहता हूं कि ये क्रिएटर का बहुत सबसे ज्यादा फेवर ये रहता है श्योरिटी। पहला रीजन तो सर ये होता है कि राइट टू इंडेमनिटी फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 145। एक बार निकालिए आप, काइंडली लुक एट सेक्शन 145, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन, कि अगर वो नहीं आएगा तो सर ये इसको आना पड़ेगा, ये इसका एक वचन होता है जो 145 में दिया हुआ है। दूसरा आपको इसमें लिखना था राइट ऑफ सबरोगेशन, भाई तू नहीं आएगा तो मैं तेरा पैसा दूंगा और मैं तुझसे फिर वसूलूंगा, ये भी उसके पास राइट होता है 140। इसके बाद आपको लिखना था राइट टू सिक्योरिटीज, राइट टू सिक्योरिटीज, ठीक है सर। आप अगर देखोगे 141 के अंदर तो उस आदमी को क्या होता है सर, उसको प्रतिभू का भी अधिकार है, लेन देन की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने हेतु प्रतिभू का अधिकार, इसका एक अधिकार होता है 141 के अंदर। इसमें आपको लिखना था राइट टू बेनिफिट फ्रॉम को श्योरिटीज, फ्रॉम को श्योरिटीज, को श्योरिटी से जितने भी बेनिफिट्स मिलने होते हैं
146 और 147 के अंदर, ये भी ये ले सकता है। इसलिए ये क्रेडिटर का फेवरेट होता है, क्योंकि क्रेडिटर को पता है कि मेरा पैसा कभी भी डूबेगा नहीं ड्यू टू श्योरिटी। इसलिए सबसे ज्यादा फेवर ये क्रेडिटर का फेवरेट कौन है? श्योरिटी। क्योंकि श्योरिटी खुद भी एश्योर है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं खुद जाके अपने बिहाफ पर पैसा निकलवा लूंगा। बात समझ में आई? और क्या सवाल यहाँ से बनते हैं, हम उन सबको एक करके सवाल सारे देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल इस टॉपिक से और बनते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल आए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी तो 130 131 में जाना, लेकिन अगर सीधा कंटिन्यूइंग गारंटी पूछ रहा है और 6 नंबर या 4 नंबर में पूछ रहा है तो फिर आप 128 भी लिखेंगे, फिर 129 भी लिखेंगे, फिर 130 31 भी साथ में ही मेंशन, उसमें मेंशन कीजिएगा, तो उसके साथ ही उसको भी मेंशन कीजिएगा सर। ठीक है ना। एक सवाल आता है, सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी? प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन, प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन, प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन। सेक्शन लिखिए 133 से 139, सेक्शन 133 से 139 कि भाई एक जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज कैसे होता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है 133 से 139 में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। इसके प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं? वहां पे दिए हुए हैं सर। ठीक है, इसके प्रोविजन अपन को वहां पे दिए हुए हैं। एक सबरोगेशन इंपॉर्टेंट है खुद में भी, सबरोगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू सबरोगेशन, ये यहाँ का आपको मेंशन करना पड़ेगा सर। ठीक है, सबरोगेशन मेंशन करना पड़ेगा। एक टीपी में भी है सबरोगेशन, एक सबरोगेशन कहाँ है? टीपीए में 92, वहां पे भी उसको भी आप, अब ये आप वो डिपेंड करता है सवाल किस फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है ना सर, उस पर डिपेंड करता है सवाल किस फॉर्म में वहां पे पूछा हुआ है आपसे। ठीक है सर। एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? प्लेज गिरवी। ठीक है ना सर, 145 आएगा इसके अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? ठीक है सर, हम बात किसकी कर रहे हैं? एक सेकेंड, ठीक है सर। इसमें बेलमेंट, बेलर, बेली, यू हैव टू मेंशन दोस थिंग्स। ठीक है सर, गिरवी के बारे में, उपनिधान के बारे में, यू हैव टू मेंशन अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है सर, जैसे बेलमेंट ऑफ प्लेज 172, प्लेजर पोनी, ऑनर और पोनी, उसके बारे में मेंशन कीजिएगा। ये प्लेज और बेलमेंट दोनों ही सर इंपॉर्टेंट है, इनके बस ऐसा इनका अगर आप ये देखेंगे राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओनर, राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पोनी, इन सबके सर एक एक के याद कीजिए, बाकी के ऑटोमेटिक याद होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके सारे सबके सिमिलर ही फॉर्म में काम करते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं अपन एजेंसी के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? प्लीज एजेंसी के ऊपर आइए। एजेंसी से जो सवाल बनते हैं, एजेंसी से जो सवाल बनते हैं सर, उसको एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है सर। एक आता है सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सब एजेंट। सब एजेंट, ठीक है सर। सब एजेंट, उप अभिकर्ता, उप अभिकर्ता, उप अभिकर्ता, दैट इज सेक्शन 119, दैट इज सेक्शन 119, इसको प्लीज कीजिएगा, इसको प्लीज कीजिएगा। एक कीजिएगा सब एजेंट, जो 191 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है उसको कीजिएगा। एक है सर रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना सर। एक है रेक्टिफिकेशन, एक है रेटिफिकेशन। इसका मतलब होता है अनुसमर्थन, इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण। ठीक है ना सर। ये एसआरए में है 26 में, ये 196 टू 200 है। इनमें प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है सर। एक सवाल आता है, व्हाट आर द एजेंट्स ड्यूटी टू द प्रिंसिपल? व्हाट आर द एजेंट्स ड्यूटी टू द प्रिंसिपल? कि मालिक के प्रति अभिकर्ता का कर्तव्य क्या होता है? दैट इज इन 211 टू 221। ठीक है। और फिर प्रिंसिपल ड्यूटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 222 से स्टार्ट होती है। ठीक है सर। इतना ही कीजिए इसमें, इस वाले पार्ट में। और पीछे वाले पार्ट से सिर्फ आप मेजर जो पोर्शन करने हैं आपको वो ये करने हैं कि यहाँ से बहुत डिटेल घुस के सवाल नहीं पूछता स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, बेसिक ऊपर से सवाल पूछता है। जैसे आप लोगों से सवाल जो लास्ट ईयर पूछा गया
वो सवाल अगर थोड़ा भी कोई समझता था तो उसको सवाल को सोल्व कर सकता था, क्योंकि इसमें प्रोविजंस जो लिखने हैं हमें वो उस हिसाब से लिखने हैं कि किस तरह से फेवर्ड क्रेडिटर है। वैसे ही सर इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट और एजेंसी, ये 5 टॉपिक्स हैं। इस 5 टॉपिक से रफली यहाँ से 7-8 सवाल बनते हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत खुद में एक बहुत बड़ा एक्ट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कीजिएगा। ठीक है। और लास्ट ईयर दोनों पार्ट से सवाल आया, लास्ट ईयर जनरल प्रिंसिपल से भी सवाल आया और इधर से भी सवाल आया, जो बहुत कम होता है। लेकिन अब सब्जेक्ट्स बढ़ चुके हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो सवाल आएगा वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, और वो भी बहुत बेसिक सवाल आएगा। जैसे लास्ट 2019 में सवाल आया था, 17 में सवाल आया था कंटिन्यूइंग गारंटी के ऊपर। तो ये बहुत बेसिक सवाल ही पूछते हैं इस पार्ट से। इस पार्ट से बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बिल्कुल याद रखना। आप ऐसा नहीं कि अंदर अंदर पढ़ रहे हो कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, इमरजेंसी के अलावा 189 में क्या है। अब सर बहुत डिटेल में मत जाइएगा प्लीज इस पार्ट से, उसको ऊपर ऊपर से कवर कीजिए। और ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए।